Myself Deepti Rangnani. Today we will deals with effect of temperature on enthalpy or heat of reaction, किर्चॉफ इक्वेशन। एंथैल्पी या अभिक्रिया ऊष्मा पर ताप का प्रभाव, किर्चॉफ इक्वेशन। इसके लिए इसको समझने के लिए हम एक एग्जाम्पल ले रहे हैं। एक सिंपलेस्ट रिएक्शन A गिव्स B। इसमें A और B की एंथैल्पी में अंतर है डेल्टा H इज इक्वल्स टू एच बी माइनस एच ए। और अगर इस इक्वेशन को अगर हम T के सापेक्ष अवकलित करते हैं तो हमें इक्वेशन प्राप्त होती है नंबर 1, डेल बाय डेल टी ऑफ डेल H एट कॉन्स्टेंट प्रेशर इज इक्वल्स टू डेल बाय डेल टी ऑफ एच बी एट कॉन्स्टेंट प्रेशर माइनस डेल बाय डेल टी ऑफ एच ए एट कॉन्स्टेंट प्रेशर। हमें पता है कि डेल एच अपॉन डेल टी इज इक्वल्स टू सी पी होता है। अतः राइट हैंड साइड में जो फर्स्ट टर्म है वो सी पी ऑफ बी होगी और माइनस दूसरी जो टर्म है वो सी पी ऑफ ए होगी। अतः डेल बाय डेल टी ऑफ डेल्टा एच इज इक्वल्स टू डेल सी पी, और यह किर्चॉफ इक्वेशन है जिसे कि हम कह सकते हैं एंथैल्पी पर ताप का प्रभाव, जो कि इक्वेशन के द्वारा प्रदर्शित किया जाता है। ऐसे ही अभिक्रिया ऊष्मा को हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं डेल्टा ई से। इस पर ताप का प्रभाव के लिए सेम इसी इक्वेशन को रिपीट करेंगे, डेल बाय डेल टी ऑफ डेल ई एट कॉन्स्टेंट वॉल्यूम इज इक्वल्स टू डेल सी वी। इसको भी हम किर्चॉफ इक्वेशन नंबर 2 बोलेंगे, जो कि 4 से प्रदर्शित की गई है। इन दोनों इक्वेशंस को अगर हम इंटीग्रेट करें, थर्ड इक्वेशन को इंटीग्रेट करेंगे डेल्टा H1 से डेल्टा H2 लिमिट्स लगाकर, T1 से T2 लिमिट लगाकर, तो हमें प्राप्त होगा डेल H1 माइनस डेल H2 इज इक्वल्स टू डेल सी पी T2 माइनस T1। या इस इक्वेशन के लिए हम दूसरी इक्वेशन अगर डेल्टा ई की लिखते हैं तो डेल्टा E2 माइनस डेल्टा E1 इज इक्वल्स टू डेल्टा सी वी इंटू T2 माइनस T1। ये हमें इक्वेशंस प्राप्त होती है। तो इन दोनों इक्वेशंस के द्वारा हम एंथैल्पी या अभिक्रिया ऊष्मा पर ताप के प्रभाव को स्पष्ट रूप से लिख सकते हैं, पढ़ सकते हैं, जैसे कि हम किर्चॉफ इक्वेशन के द्वारा प्रदर्शित करते हैं। अब हम आगे पढ़ेंगे वेरियस टाइप्स ऑफ एंथैल्पी चेंजेस। विभिन्न प्रकार के एंथैल्पी परिवर्तन क्या क्या होते हैं। अभिक्रिया के लाक्षणिक गुणों के आधार पर अभिक्रिया एंथैल्पी या अभिक्रिया ऊष्मा को अलग अलग नामों से जाना जाता है, जैसे संभवन एंथैल्पी, जिसे कि हम कहते हैं एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन। दूसरा दहन एंथैल्पी, एंथैल्पी ऑफ कंबस्चन। तीसरा उदासीनीकरण एंथैल्पी, एंथैल्पी ऑफ न्यूट्रलाइजेशन आदि। इसके अतिरिक्त कुछ अन्य भी होती हैं अभी एंथैल्पीज़। कौन कौन सी होती हैं? वाष्पीकरण एंथैल्पी, एंथैल्पी ऑफ वेपराइजेशन, जलयोजन एंथैल्पी, एंथैल्पी ऑफ हाइड्रेशन, तनुकरण की ऊष्मा, एंथैल्पी ऑफ डाइल्यूशन, संक्रमण एंथैल्पी, एंथैल्पी ऑफ ट्रांजिशन, आयनन एंथैल्पी, एंथैल्पी ऑफ आयनाइजेशन। इस तरह से विभिन्न प्रकार के एंथैल्पी परिवर्तन होते हैं, जिसमें से कि हम फर्स्ट पढ़ रहे हैं एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन और हीट ऑफ फॉर्मेशन क्या होती है, संभवन एंथैल्पी या संभवन ऊष्मा क्या होती है। तो संभवन ऊष्मा को हम इस तरह से परिभाषित कर सकते हैं कि एक मूल पदार्थ का उसके अवयवी तत्वों की सहायता से बनने में एंथैल्पी परिवर्तन या पूर्ण ऊष्मा परिवर्तन को उस पदार्थ की संभवन एंथैल्पी कहते हैं, और इसे हम डेल एफ एच से प्रदर्शित करते हैं। और यदि अभिक्रिया और उत्पाद 25 डिग्री सेंटीग्रेड पर और 1 वायुमंडलीय दाब पर हैं तो एंथैल्पी में जो परिवर्तन होता है उसे हम मानक संभवन एंथैल्पी कह सकते हैं, स्टैंडर्ड एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन कह सकते हैं। जैसा कि इक्वेशन फर्स्ट में दिखाया गया है कि यहाँ पर मीथेन के बनने को बताया गया है। मीथेन किससे बनेगा? अपने अवयवी तत्वों से। अवयवी तत्व कौन कौन से हैं? एक तो कार्बन, जिसे हम ग्रेफाइट की फॉर्म में ले रहे हैं, और दूसरा हाइड्रोजन गैस की फॉर्म में ले रहे हैं, इज इक्वल्स टू मीथेन बन रहा है। ऐसे ही HI के बनने को हम प्रदर्शित कर रहे हैं इसमें HI किससे बन रहा है? हाइड्रोजन और आयोडीन के मिलने से HI बन रहा है, और इस इक्वेशन को हम लिख सकते हैं हाफ H2 प्लस हाफ I2 इज इक्वल्स टू HI। तो सेकेंड हम पढ़ेंगे एंथैल्पी ऑफ कंबस्चन या दहन की एंथैल्पी। दहन की एंथैल्पी क्या होती है कि किसी पदार्थ के एक मोल को पूर्णतया ऑक्सीकृत होने में ऊष्मा परिवर्तन को या एंथैल्पी परिवर्तन को उस पदार्थ की दहन एंथैल्पी या दहन ऊष्मा कहते हैं। जैसे कि इक्वेशन में दिखाया गया है C6H6 जो है उसका हम, जैसे बेंजीन है उसका हम ऑक्सीडेशन करते हैं तो हमें क्या प्राप्त होता है? पूर्ण ऑक्सीकरण करने पर कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर प्राप्त होता है। इसमें जो एंथैल्पी
जो इसमें ऊष्मा मुक्त हो रही है उसे हम कहते हैं दहन की एंथैल्पी। दहन की एंथैल्पी को निकालने के लिए या एक्सपेरिमेंटल डिटर्मिनेशन करने के लिए हीट ऑफ कंबस्टन का हम बॉम्ब कैलोरीमीटर का यूज़ करते हैं। बॉम्ब कैलोरीमीटर क्या होता है, जैसा कि चित्र में दिखाया गया है। इसमें एक आंतरिक कक्ष बी होता है जो कि मजबूत स्टेनलेस स्टील का बना होता है। कक्ष को बंद करने के लिए एक वायुरोधी पिस्टन एस लगा होता है जो कि ऑक्सीजन भरने के लिए लगी पार्श्विक नलिका को भी बंद करता है। एक प्लेटिनम का छोटा कप सी होता है जो कि छड़ आर के द्वारा लटका हुआ होता है। कप के ऊपर प्लेटिनम का तार होता है जो कि जी के द्वारा जुड़ा होता है। छड़ आर और जी को विद्युत परिपथ से जोड़ सकते हैं। जिस प्रकार दहन की ऊष्मा का निर्धारण करना होता है उसकी ज्ञात मात्रा को हम कप सी में रख लेते हैं। पार्श्व नली ए के द्वारा 20 से 25 वायुमंडलीय दाब पर ऑक्सीजन गैस भर देते हैं। पेच एस को बंद कर देते हैं। पूरे बॉम्ब कैलोरीमीटर को अन्य कैलोरीमीटर डी में रख देते हैं जिसमें कि जल की ज्ञात मात्रा भरी हुई है, जैसे कि चित्र में दिखाया गया है। इस कैलोरीमीटर में एक विलोडक और एक थर्मामीटर, जैसे कि चित्र में दिखाया गया है, लगा होता है कि 1 डिग्री के 100वें भाग को पढ़ सके। कैलोरीमीटर को पूर्णतया ऊष्मारोधी बना देते हैं ताकि दहन रोधोष्म स्थिति में हो। इसके प्रारंभिक ताप को नोट कर लेते हैं। इसके पश्चात विद्युत धारा प्रवाहित करके प्लेटिनम के तार को गर्म करते हैं। अब इसकी एंथैल्पी को निकालने के लिए हम जो है चूँकि हमें पता है कि दहन की एंथैल्पी जो है बॉम्ब कैलोरीमीटर की जो ऊष्मा धारिता है वो C है। लिए गए पदार्थ का द्रव्यमान अगर W है और अणुभार M है, यदि T1 और T2 कैलोरीमीटर व जल के प्रारंभिक और अंतिम ताप हैं, तो बॉम्ब कैलोरीमीटर के द्वारा जो ग्रहण की गई ऊष्मा है वो इक्वेशन में दिखाई गई है। -ΔE = C T2 - T1 m/W। अब हम आगे एंथैल्पी ऑफ न्यूट्रलाइजेशन करते हैं। एंथैल्पी ऑफ न्यूट्रलाइजेशन क्या है? अम्ल और क्षार की पारस्परिक अभिक्रिया को उदासीनीकरण की अभिक्रिया कहते हैं। 1 ग्राम तुल्यांक अम्ल और 1 ग्राम तुल्यांक क्षार के तनु विलयनों की परस्पर पूर्ण उदासीनीकरण अभिक्रिया के फलस्वरूप पूर्ण ऊष्मा में जो परिवर्तन होता है उसे हम उदासीनीकरण की ऊष्मा कहते हैं। जैसे कि इस इक्वेशन में दिखाया गया है, HCl और NaOH दोनों की अभिक्रिया से NaCl बन रहा है और वाटर बन रहा है। इस अभिक्रिया में जो ऊष्मा मुक्त होती है उसे हम एंथैल्पी ऑफ न्यूट्रलाइजेशन या उदासीनीकरण की ऊष्मा कहते हैं। किसी भी प्रबल अम्ल और प्रबल क्षार के उदासीनीकरण की जो ऊष्मा होती है वो हमेशा कांस्टेंट होती है, जैसे कि माइनस, और इसकी जो वैल्यू होती है वो फिक्स होती है -13.7 किलो कैलोरी। तो इस लेक्चर में हम इतना ही पढ़ेंगे। अगली क्लास में हम उदासीनीकरण की ऊष्मा का प्रायोगिक निर्धारण पढ़ेंगे और इसके अलावा विभिन्न तरह की जो एंथैल्पी हमने पढ़ी है, एंथैल्पी ऑफ सॉल्यूशन, इंटीग्रल एंथैल्पी, वो सब आगे डिस्कस करेंगे। थैंक यू।